हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबका स्वागत है भाई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडिकेटिव, जहाँ पे आपको फ्री ऑफर मिलता है। तो फाइनली आप देख रहे हैं बायो का एक और नया चैप्टर लेके आ चुके हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ क्लास 12। नाउ सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? बेसिकली ये होता है स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड द वेरिएशन को जेनेटिक्स कहते हैं। नो, अब ये क्वेश्चन ये आता है हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है। हेरिडिटी बेसिकली वो होता है जब हम कोई भी ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोजनी टू द फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजनी, उसे हम हेरिडिटी कहेंगे। एंड वेरिएशन मतलब क्या होता है? उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, कोई भी कैरेक्टर जब वो अपने पेरेंट से बच्चे में जाता है उसे हम हेरिडिटी कहेंगे, और पेरेंट और बच्चे के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम वेरिएशन कहेंगे। सिंपल। ना ट्रेट क्या होता है? ट्रेट बेसिकली वेरिएंट होता है, ठीक है, कैरेक्टर का। फॉर एग्जांपल ब्राउन आई या ब्लू आई, ठीक है। एंड एलील क्या होते हैं? एलील बेसिकली ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉल एंड डॉर्फ, मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? ये हेटेरोजाइगस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टॉल है और एक डॉर्फ है। अगर दोनों डॉर्फ होते या दोनों टॉल होते तो वो होमोजाइगस होता, बट एक अगर टॉल है और एक डॉर्फ है तो वो हेटेरोजाइगस हो गया। सिंपल। नो, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो कि कैपिटल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड विच कैन बी एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, ठीक है। फिर रिसेसिव जनरेशन में वो होता है कि जैसे कि आपका जो शॉर्ट वाला होता है या डॉर्फ वाला होता है, ठीक है, जो कि अपनी F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है, उसे हम कहेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। ना फिनो और जीनोटाइप में डिफरेंस क्या है? फिनो मतलब फी मतलब क्या हो गया? फिजिकल एक्सप्रेशन। जीनोटाइप क्या हो गया? जीन हो गया, ठीक है, तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन हो गया। हाइब्रिड क्या होता है? बेसिकली हाइब्रिड होता है इंडिविजुअल जो कि प्रोड्यूस होता है किससे? अनलाइक पेरेंट की मैटिंग से। फिर आता है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर बेसिकली क्या है? पुनेट स्क्वायर बेसिकली ये क्या है? एक मेथड है जिसकी वजह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं सारे जीनोटाइप्स की, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया, ये तो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब हम चलते हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ना हमें पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर मेंडल, ठीक है, ठीक है। एंड मॉडर्न जेनेटिक्स से कौन? बैटसन, ठीक है। नाउ ग्रेगर मेंडल जो थे, इन्होंने क्या कॉन्क्लूड किया था कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी के साथ, ठीक है, किया था। बट क्यों किया था? पहली बात तो ये क्योंकि वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एनिमल फ्लावर है, ईजिली अवेलेबल है, ठीक है, और उसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये इसको लिया गया था, ठीक है। पाइसम सेटाइवम, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि फॉर 7 ईयर्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1856 से 1863। नाउ स्टेप्स इन्होंने क्या क्या लिए? पहले तो 2 पी प्लांट को सेलेक्ट किया, फिर इमैस्कुलेशन किया, मतलब रिमूवल ऑफ द एंथर को हटा दिया, ठीक है, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, एंड दिस इज अ फीमेल पेरेंट। पॉलिनेशन करवाया, मीन्स पॉलिनेशन हमें पता है द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंड देन कलेक्शन एंड जर्मिनेशन हुआ, ठीक है। एंड देन उनको 7 ट्रेड्स मिले। कौन कौन से? देखो सिंपल सा है। फ्लावर का शेप और फ्लावर की पोजीशन थी, बाकी पॉड का शेप, पॉड का कलर, एंड स्टेम का शेप, स्टेम का कलर, सॉरी सीड का शेप, सीड का कलर, एंड स्टेम की हाइट, 7 थे, ठीक है। तो देखो डोमिनेंट कौन से हैं? जो इधर पहले लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कैपिटल्स हैं, ठीक है। देखो टॉल हो गया, वॉयलेट हो गया, एक्सियल, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, राउंड, येलो, ये सब डोमिनेंट कैरेक्टर है। डिसेसिव में आते हैं डॉर्फ हो गया, वाइट हो गया, टर्मिनल, कंस्ट्रक्टेड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन, ठीक है। तो ये सब हो गया, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपको समझ आ जाएगा ना। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन अगर हम लिखें तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है? व्हेन वन ट्रेट इज टेकन एट अ टाइम। अगर हम एक ही ट्रेट को एक बार में लेंगे तो उसे मोनो हाइब्रिड कहेंगे, 2 ट्रेट एक बार में लेंगे तो डाई हाइब्रिड कहेंगे ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? दे इन्वॉल्व 2 प्लांट्स डिफरिंग इन 1 कैरेक्टर पेयर, ठीक है, किसी एक भी कैरेक्टर पेयर में वो डिफर करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मेंडल क्रॉस टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, ठीक है, अगर टॉल और डॉर्फ को लिया तो कैपिटल टी में से एक टी आएगा, स्मॉल टी में से एक टी आएगा, तो वहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। नाउ सेल्फिंग अगर हम करा देंगे, सेल्फिंग का मतलब होता है उसी सेम पेरेंट्स से उसकी सेल्फिंग करा देना, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बना देगा कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ यहाँ पे 4 आपके बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड कैपिटल सॉरी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा? कैपिटल टी कितना है? 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, स्मॉल टी 1 है, तो 1:2:1 आ गया ना। 1 होमोजाइगस टॉल होगा, 2 हेटेरोजाइगस डॉर्फ होंगे, ठीक है, 2 हेटेरोजाइगस टॉल होंगे, एंड 1 होमोजाइगस डॉर्फ होगा ना। यहाँ से क्या पता चला कि प्रपोज दैट सम फैक्टर्स फॉर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। यहाँ से पता चला कुछ फैक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आए हैं। अब उन्हीं फैक्टर को आज की डेट में हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि डो नॉट यूज़ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अगर कैपिटल टी यूज़ करें तो उसके साथ स्मॉल टी यूज़ करें, उसके साथ स्मॉल डी को मत यूज़ करें। अगर स्मॉल डी यूज़ करना है तो कैपिटल डी को यूज़ करो, टी के साथ मत करो, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तुम ही लोग को, ठीक है। फिर यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, ठीक है, इसका जो रेशियो पूरा मेंडल ने किया था उसको बताया गया है। फिर आता है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस।
तो बैक एंड टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? बैक क्रॉस का मतलब होता है जब क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट, ठीक है। किसी एक हाइब्रिड को या उसके एंड उसके पेरेंट से अगर हम जब क्रॉस करवाते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहेंगे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद अ डोमिनेंट, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म को डोमिनेंट ट्रेट के साथ अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहेंगे, ठीक है ना। देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको हमने रिसेसिव के साथ करवाया है, हाइब्रिड को रिसेसिव के साथ। तो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी है और इधर से स्मॉल टी आया, तो ये क्या बना देगा? एक डॉल बनाएगा और एक डॉफ बनाएगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या है? 1:1, सिंपल ना। टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्या होता है? इट इज़ यूज टू फाइंड द अननोन जीनोटाइप ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि भाई टेस्ट क्रॉस क्या है, 1 मार्क के क्वेश्चन में, तो हम कह देंगे बेसिकली अननोन जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो होमोजाइगस रिसेसिव है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है दोनों। तो स्मॉल डब्ल्यू यहाँ से पूरा 4 ट्रेट बने, ठीक है। तो ये क्या है? डोमिनेंट फिनोटाइप है, लेकिन ये अननोन है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? ऑल वॉलेट्स, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस। यहाँ पे सारे वॉलेट बन रहे हैं, यहाँ पे 50% वॉलेट बने बट 50% वाइट बने, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। तो मेंडल कंडक्टेड द टेस्ट क्रॉस टू डिटरमाइन द F2 जीनोटाइप, ठीक है। उन्होंने F1 तो उनको मिल गया था, अब F2 जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया ना। मेंडल्स प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। उनको क्या क्या लॉ थे? तो पहला लॉ क्या था कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स एंड टुडे दे आर कॉल्ड जीन्स। कैरेक्टर किससे कंट्रोल करते हैं? कोई डिस्क्रीट यूनिट जिनको हम कहते हैं जीन्स या फैक्टर ना। फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं एंड इन दिस सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट्स एंड अदर रिसेसिव, ठीक है। एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि सेकेंड लॉ ये कहता है सिंपल था कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स ऑफ द कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन पेरेंट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, डेटा गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। अभी हमने देखा जैसे कि क्रॉसिंग में यहाँ पे देखो कैपिटल टी, तो वहाँ से दोनों नहीं आए, एक ही आए, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड लॉ मीन्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर आता है इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन्स, ठीक है। वहाँ पे हमने एक देखा, अब यहाँ पे 2 लेंगे, क्यों? यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो यहाँ पे जब हम कैपिटल वाई को स्मॉल रिसेसिव के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलता है और क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई मिलता है ना। इसी को हम फिर से सेल्फिंग करा देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएंगे 16। देखो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर n क्या होगा? हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड यहाँ पे कितने? 4, ठीक है। हाइब्रिड यहाँ पे कितने? 1 2 3 4, 4 हाइब्रिड है तो 2 × 2 × 2 × 2 2 4 4 2 8 8 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ट्रेड बनेंगे? 16। सिंपल सा ये फॉर्मूला है। इस तरीके से तुम अपने ट्रेड को वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ तुमने जो निकाले हैं वो सही है या गलत है। तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो तुम्हारा होगा 3:1, ठीक है। इसका जो रेशियो आएगा वो होगा 3:1, ठीक है। ये F1 F2 जनरेशन का डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। और इसका जो दूसरा रेशियो वो 1:2 1:2 कुछ करके है, वो बहुत लंबा है, ठीक है। उसको हम स्टडी नहीं करते ना। इधर ही आओगे तो राउंड एंड रिंकल्ड में भी 3:1 का रेशियो मिलेगा। डाई हाइब्रिड फिनोटाइप में देखोगे तो 9 राउंड येलो मिलेंगे, 3 राउंड ग्रीन बनेंगे, 3 रिंकल्ड ग्रीन येलो मिलेंगे एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन मिलेगा। तो 9:3:3:1 इसका रेशियो आ जाएगा डाई हाइब्रिड का ना। फिर हम आगे बढ़ते मेंडल का थर्ड लॉ क्या कहता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि अगर 2 जीन when 2 pairs of traits are combined in hybrid, segregation of one pair of character is independent of other pair of character। अगर 2 जीन एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस आता फार डिस्टेंस लोकेटेड है सेम क्रोमोसोम में, तो वहाँ पे ये होगा कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। दोनों के ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, दोनों इंडिपेंडेंट अकेले रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ब्लेंडिंग अकर नहीं होती, वहाँ पे ब्लेंडिंग के चांसेस नहीं हैं। उससे हम कहेंगे मेंडल थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या था? तो बेसिकली एवरी जीन्स कंटेन इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। हर जीन के पास इन्फॉर्मेशन होता है कि वो अपना पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस कर सके ना। हेट्रोजाइगोट में क्या होता है? वहाँ पे 2 टाइप के एलील होते हैं, एक हो गया मॉडिफाइड और एक हो गया अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड में क्या होता है? जनरली डोमिनेंट एंड रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल फिनोटाइप, ठीक है। अनडोमिनेंट में क्या होता है? अनमॉडिफाइड में क्या होता है? डोमिनेंट जो होता है वो ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर देगा। बट मॉडिफाइड में क्या होता है कि वहाँ पे इट इज़ जनरली रिसेसिव, वो रिसेसिव होता है, ठीक है। और डोमिनेंट और रिसेसिव आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। नो मॉडिफाइड एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा सकते हैं मॉडिफाइड एलील क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला, वो नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाता है, दूसरा नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है, तीसरा नो एंजाइम एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 केसेस हैं। तो फर्स्ट केस अगर मॉडिफाइड एलील with a will produce the same phenotype like unmodified allele, thus modified allele is equivalent to unmodified। एंड सेकेंड और थर्ड केस में अगर हम देखें, अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम है या नो एंजाइम अगर लिया गया है तो वहाँ पे फिनोटाइप विल बी डिपेंडेंट ऑन ओनली फंक्शनिंग ऑफ अनमोडिफाइड एलील, ठीक है। मीन्स जनरली डोमिनेंट के साथ, ठीक है, उसी के साथ एक्सप्रेस करेगा एंड मॉडिफाइड एलील बिकम्स द रिसेसिव, ठीक है। और मॉडिफिकेशन के बाद वो रिसेसिव बन जाएगा।
नेक्स्ट आता है अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है, एंड मल्टीपल एलीलिज्म। तो बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है कि इनहेरिटेंस इन विच हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग शो द इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन टू पेरेंटल कैरेक्टर, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेसिकली क्या होता है कि अगर एक रेड लिया है और एक वाइट लिया है तो वहाँ पे हमें रेड या वाइट नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमें एक दूसरा कलर मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पिंक मिला जो कि एनसीईआरटी में दिया गया, जो कि डॉग फ्लावर को लिया था या उसका एंथेरियम स्नैपड्रैगन हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है जब हमें पेरेंट का कोई भी कैरेक्टर नहीं मिलता है प्रोजेनी में। को डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब हमें दोनों मिल जाए, रेड भी मिल जाए और वाइट भी मिल जाए, ठीक है। बेसिकली होता है ब्लड ग्रुप्स में होता है, ठीक है। तीसरा आता है तुम्हारा हो गया, फिर तीसरा हो गया डोमिनेंस, ठीक है। तो डोमिनेंस में क्या होता है वो तो तुमको पता है, आइडर रेड मिलेगा आइडर वाइट मिलेगा। ना फिर आता है मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म का सिंपल मीनिंग है कि अगर इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ जीन गवर्न अ सेम कैरेक्टर, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा एलील्स ऑफ अ जीन प्रेजेंट हो एक ही कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए, संभालने के लिए, तो उससे हम मल्टीपल एलीलिज्म कहेंगे। ना फिर आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेसिकली इट इज़ अ इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब इट इज़ अ इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल बाय सेवरल जीन्स, ठीक है। अगर मल्टीपल जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उसको हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर हो गया या ह्यूमन की हाइट हो सकती है। तो बेसिकली इट इज़ कंसीडर्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट के ऊपर कंसीडर किया जाता है। एंड इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटिपिक रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, इफेक्ट ऑफ द ईच एलील इज एडिटिव। ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे ह्यूमन स्किन कलर के बारे में बताया गया, ABC, लाइट स्किन है, डार्केस्ट स्किन है, ठीक है, लाइटेस्ट स्किन है, तो इसके बारे में बताया गया। और नोट्स की टेंशन मत करो, ये नोट्स की जो लिंक है वो मैं दे दूँगा, ठीक है। तो उसको आराम से तुम इसको पढ़ सकते हो, जितने में एग्जाम्पल्स हैं। मेन चीज़ें जो है वो मैं तुमको एकदम अच्छी तरीके से डिटेल में हर एक चीज़ NCERT वाइज सब कुछ समझा रहा हूँ। फिर आता है प्लियोटाइप, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? अ सिंगल जीन एग्जिबिट्स मल्टीपल फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। अगर एक जीन के पास मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है तो उसे हम प्लियोट्रॉपी कहेंगे। एंड सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। नाउ प्लियोट्रॉपी क्या होता है? तो अगर एक सिंगल जीन एग्जिबिट करता है मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन, उसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे और इस फिनोमेना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि मैकेनिज्म ऑफ द प्लियोट्रॉपी इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डिफरेंट फिनोटाइप। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, स्टार्च सिंथेसिस इन पी, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्लियोट्रॉपी के। नाउ इन फेनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनिमल द म्यूटेंट जीन हैज़ मेनी फिनोटाइपिक इफेक्ट, ठीक है। जो म्यूटेंट जीन होता है, जहाँ पे एरर हुआ होता है, ठीक है, डिफेक्ट हुआ होता है, उसके बहुत ही सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल फेनाइलकीटोन्यूरिया कॉजेस मेंटल रिटार्डेशन, इससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं? मेंटल रिटार्डेशन पे इफेक्ट पड़ता है। रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेड। Now starch synthesis in pea plant. So starch is synthesized effectively by the capital B genes, means dominant gene. Therefore, large starch grain are produced, and recessive have less efficiency in starch synthesis and produce small starch grain. So starch grain size also show incomplete dominance, ठीक है। incomplete dominance का मतलब क्या होता है कि एक लार्ज है और एक शॉर्ट है, बट हमें मिला क्या? लार्ज शॉर्ट दोनों, ठीक है। यहाँ पे दोनों मिल रहा है, लार्ज भी मिला शॉर्ट भी मिला, ठीक है। कैपिटल भी स्मॉल भी। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर हम देखा, जैसे रेड कलर था और वाइट कलर था, तो वहाँ पे क्या था? रेड भी नहीं मिला, वाइट भी नहीं मिला, पिंक मिल गया, ठीक है। तो वो चीज़ होती है यहाँ पे। नाउ फिर आती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिकली मेंडल का जो वर्क था वो अनरिकग्नाइज रहा 1900 तक उनके वर्क पे उतना कोई ध्यान नहीं देता था। पहला उनका उस टाइम पे कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था। दूसरा उनका मैथमेटिकल अप्रोच था। तीसरा जो जीन्स ऑफ फैक्टर थे वो एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स जो थे वो कंटिन्यूस वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एंड चौथा, उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर और द जीन्स। नाउ 1900 में क्या होता है? 3 साइंटिस्ट आते हैं, डी व्रीज, कॉडेंस एंड वॉन सैमर्ग, जो कि इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था उन्होंने मेंडल के रिजल्ट। नाउ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902 क्या कहती है? बेसिकली उसको प्रपोज किया था वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवरी ने। क्या कहा था कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड। नाउ सटन ने क्या किया था? दे यूनाइटेड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दे यूनाइटेड द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस। इट स्टेट मीन्स क्या था? क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग कि जीन्स और जो क्रोमोसोम है वो पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं। क्रोमोसोम्स आर वेहिकल ऑफ हेरिडिटी। दूसरा, 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम फॉर्म अ होमोलोगस पेयर,
ठीक है। एंड होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एंड द इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। नाउ द फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम, ठीक है, ये हमें पता है। हेंस जीन्स एंड क्रोमोसोम शो द सिमिलर बिहेवियर। तो यहाँ पे आखिरी में उन्होंने ये बताया कि इन दोनों का पैरेलल बिहेवियर होता है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे पूरा डायग्राम दिया गया, ये तुम देख सकते हो, ठीक है, ये मैं नोट दे दूंगा तुम लोग को। नाउ उसके बाद आता है थॉमस हंट मॉर्गन। उन्होंने क्या किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया था यूजिंग द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगेस्ट। नाउ इट इज़ सुटेबल फॉर जेनेटिक स्टडी बिकॉज दे कैन ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। दूसरा, दे हैव शॉर्ट जनरेशन टाइम, ठीक है, शॉर्ट जनरेशन लाइफ स्पैन का टाइम जो है वो 12 से 14 दिन होता है। नाउ ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, 100 ऑफ द प्रोजेनीज पर मैटिंग एंड मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजी डिस्टिंग्विशेबल, मतलब दोनों में डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है। एंड मेल आर स्मॉलर देन फीमेल। नाउ इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप। नाउ दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव टू, अब हम पढ़ने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो लिंकेज क्या होता है, बेसिकली फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम दे डू नॉट शो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंकेज का मतलब वही है, देख पहले हमने क्या पढ़ा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, ठीक है, कि अगर दो जीन्स फार डिस्टेंस पे सेम क्रोमोसोम है तो वहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग या लिंकेज नहीं होगा। बट अगर दो जीन्स एक साथ या एक एट अ शॉर्ट डिस्टेंस आसपास ही लोकेटेड रहते हैं तो उनके बीच में ब्लेंडिंग या लिंकेज होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो लिंकेज हमेशा 50% ही रहता है, क्रॉसिंग ओवर हमेशा 50% से कम रहता है, ठीक है, लिंकेज हमेशा 50% से ज़्यादा होता है। तो देखो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, इट इज़ अ जनरेशन ऑफ अ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, इट अकर्स ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और द क्रॉसिंग ओवर। ना मॉर्गन जो थे उन्होंने क्या किया, इट कैरीड आउट द सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर एंड फिर उन्होंने 2 क्रॉस दिए थे, क्रॉस 1 क्रॉस 2। क्रॉस 1 जो था वो येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल था एंड क्रॉसिंग उसका किया था ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल के साथ। क्रॉस 2 में उन्होंने वाइट आई और मिनिएचर विंग लिया था जिसको क्रॉसिंग किया था रेड आई और लार्ज विंग के साथ। ना मॉर्गन इंटर क्रॉस डियर F1 प्रोजेनी, उनकी जो F1 प्रोजेनी थी उन दोनों को फिर इंटर क्रॉस कर दिया। फिर उनको क्या पता चला कि दो जीन्स दे डू नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एंड F2 जनरेशन डेविएटेड फ्रॉम द 9:3:3:1 रेशियो, ठीक है, कि दो जीन्स जो हैं दे डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं और उनका जो रेशियो है वो डेविएटेड हुआ है F2 जनरेशन में फ्रॉम 9:3:3:1 में। नाउ जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ये भी पता चला। तीसरा ये था व्हेन 2 जीन्स वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द proportion of a parental gene combination was much more higher than the non-parental type and this is due to linkage, ठीक है। तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन जो था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू नॉन पेरेंटल टाइप में, क्यों, लिंकेज की वजह से। नो जीन्स ऑफ वाइट आई एंड येलो बॉडी वर टाइटली लिंक्ड एंड शोड ओनली 1.3 रिकॉम्बिनेशन, बट जीन्स ऑफ वाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स वर लूजली लिंक्ड। सो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने 37.2% रिकॉम्बिनेशन शो किया, ठीक है। ना टाइटली लिंक्ड जीन्स दे शो द लो रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जो अगर टाइटली लिंक्ड होंगे तो उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन कम होगा और लूजली लिंक्ड जीन्स जो होंगे उनके अंदर हाई रिकॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है कि नहीं। और बाकी ये डायग्राम है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये तुम लोग को मिल जाएगा। नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते। एल्फ्रेड स्टर्टवंट दे यूज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन पेयर फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है तो उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। फिर आता है जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप दे आर यूज्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ अ जीनोम, एग्जांपल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये जो है ये वाला हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ना फिर आता है सेक्स डिटर्मिनेशन के, फिर उसमें आता है द क्रोमोसोम दैट आर इन्वॉल्व इन द सेक्स डिटर्मिनेशन आर द कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम और द एलोसोम्स हम उन्हें कहते हैं। ना दे इंक्लूड द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स क्या होता है, फीमेल का, वाई होता है मेल का। ना ऑटोसोम्स दे आर क्रोमोसोम्स अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स। ना नंबर ऑफ द ऑटोसोम इज सेम इन मेल्स एंड फीमेल। ना हैंकिंग जो थे उन्होंने 1981 में क्या किया, उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी किया। हमें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है। तो from the spermatozoa in some insects and observed that 50% of the sperm received a nuclear structure after the spermatogenesis and other 50% जो उन्होंने रिसीव नहीं किया। ना हैंकिंग ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को क्या किया, एक्स बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड किया, उसका नाम दे दिया एक्स बॉडी स्ट्रक्चर। नाउ इट इज़ कॉल्ड एज एक्स क्रोमोसोम। नो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हम देखें तो एक्स एक्स एन एक्स ओ मैकेनिज्म में देखें तो बेसिकली एक्स मेल इज़ अ हेट्रोगेमेटिक दैट इज़ एक्स ओ, ठीक है, एंड फीमेल इज़ होमोगेमेटिक दैट इज़ एक्स एक्स। ना मैनी इंसेक्ट सच एज ग्रास ओपर में ये पाया जाता है, ठीक है।
ना एक्स एंड एक्स वाई ये बेसिकली ह्यूमंस में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला में। यहाँ पे मेल जो होता है वो एक्स वाई होता है, फीमेल जो होता है वो एक्स ही होता है सिर्फ, ठीक है। फिर आता है जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू, तो वहाँ पे क्या होता है, मेल जो होता है होमोगेमेटिक होता है, जहाँ पे मेल जेड जेड होता है एंड फीमेल हेट्रोगेमेटिक होता है जेड एंड डब्ल्यू। ये पाया जाता है बर्ड्स में। ना एक्स 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 ओ एंड एक्स 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 वाई एंड मैकेनिज्म होता है मेल हेट्रोगेमिटी, वहाँ पे मेल हेट्रोगेमिटी शो हो रही है, बट जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू में मैकेनिज्म फीमेल हेट्रोगेमिटी, क्योंकि यहाँ पे फीमेल जो है वो हेट्रोगेमिट है। बट इन केस ऑफ बर्ड्स, अगर हम बर्ड्स देखें, ह्यूमंस देखें, ठीक है, तो वहाँ पे या इंसेक्ट्स देखें तो वहाँ पे क्या है, मेल जो है वो हेट्रोगेमिट होता है। नो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन अगर हम देखें तो सिंपल सा है, ह्यूमन के पास कितने 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर ऑफ तुम्हारा सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो कि एक्स और वाई होता है। नो पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ऑन द फीमेल वेयर एक्स एंड वाई आर प्रेजेंट इन द मेल, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, 50% with X and 50% with Y. Now female produces only one with an X. Now there is an equal probability of the fertilization of the ovum with the sperm carrying the either X or Y. यहाँ पे दोनों का बन सकता है, अगर X X है तो फीमेल बनेगा, X Y है तो मेल बनेगा, ठीक है। Now फिर स्पर्म डिटरमाइंस द वेदर द ऑफस्प्रिंग इज मेल और फीमेल, ठीक है, तो वही डिटरमाइन करता है। नॉट सेक्स डिटर्मिनेशन हनी भी अगर हम देखें तो बेसिकली ये नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर पे डिपेंड करता है। फर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ फीमेल क्वीन और वर्कर, अगर फर्टिलाइज एग फीमेल में डेवलप हुआ तो उसे हम क्वीन या वर्कर कहेंगे, और अगर अनफर्टिलाइज एग मेल में डेवलप हो गया तो उसे हम ड्रोन कहेंगे, इट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। व्हेन अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप्स एज अ मेल और द ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। सो देयरफॉर द फीमेल्स आर डिप्लॉयड 32 क्रोमोसोम एंड मेल्स आर हैप्लॉयड 16 क्रोमोसोम। सो दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। तो ये कहाँ पे पाया जाता है भाई, ठीक है, ये हनी बी में पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ आया कि नहीं, इतना समझ आया कि नहीं। फिर आता है इन सिस्टम द मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय माइटोसिस एंड दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड हैव ग्रैंडसन, ठीक है। तो ये इतना समझ आया कि नहीं। फिर हम आते हैं म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस एंड जेनेटिक कोड में। तो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन बेसिकली सिंपल सा होता है कि यहाँ पे जब कोई भी एरर हो जाए डीएनए के फ्रैगमेंट में, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे हम म्यूटेशन कहेंगे। म्यूटेशन भी 2 तरीके के, एक पॉइंट होगा और एक फ्रेम होगा। पॉइंट में एक में जो होता है उसमें एरर आता है, फ्रेम में क्या होता है कि एक या तो रिमूव हो जाएगा या तो एडिशन ऑफ 1 मोर ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये इतना समझ आया कि नहीं, दोनों समझ आ गए कि नहीं, ठीक है। नाउ एजेंट्स विच इंड्यूस द म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटेजेंट्स। म्यूटेजेंट्स क्या हैं, जो एजेंट्स जो इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन को उसे हम म्यूटेजेंट्स कहेंगे। ना फिजिकल म्यूटेशन यूवी रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेस हो गई या एक्सरे हो गई। केमिकल म्यूटेशन में आते हैं मस्टर्ड गैस या फिनॉल फॉर्मलिन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर हम आते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। तो यहाँ पे क्या होता है, इन ह्यूमन कंट्रोल क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल, सो द स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस इज यूज्ड। Now such an analysis of the genetic trait in several generations of a family is called pedigree analysis. The analysis of the genetic trait in a several generation of a family, ठीक है, several generation of a family की अगर हम analysis देखें जेनेटिक ट्रेट की, उसे हम pedigree analysis कहेंगे। Now representation of the chart showing the family history is called pedigree, या हम कहते हैं family tree, ठीक है। Now, in humans, genetics pedigree studies utilized to trace the inheritance of a specific trait and abnormality या disease या specific trait या abnormality, इन सब चीज़ों को जानने के लिए यूज़ होता है पेडिग्री एनालिसिस का। ना यहाँ पे इस सब के सिम्बल्स दिए हुए हैं, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में, ये तुम देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। ना जेनेटिक डिसऑर्डर में हम आते हैं, तो यहाँ पे 2 तरीके को, तो एक हो गया मेंडेलियन और एक हो गया क्रोमोसोमल। मेंडेलियन बेसिकली कॉज्ड बाय द अल्टरनेशन और द म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, अगर सिंगल जीन में म्यूटेशन हुआ, अल्टरनेशन हुआ तो मेंडेलियन होगा। एग्जांपल हीमोफीलिया होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, ठीक है, फिलानकिटोनुरिया होगा, थैलेसीमिया होगा, ये सब क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। नाउ पैटर्न्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अ मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। ना मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकता है, ठीक है। ना पेडिग्री एनालिसिस क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। पेडिग्री एनालिसिस हम ये भी जान सकते हैं कि वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। ना पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट अगर देखें तो वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हो गया एग्जाम्पल। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में देखें तो वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया आ गया, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। फिर हम आते हैं हीमोफीलिया, जो कि रॉयल डिसीज़ है। So in this protein involved in the blood clotting is affected, ठीक है, and a simple cuts result in a non-stop bleeding. Now a disease is controlled by the 2 alleles, इसको 2 alleles कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मतलब हम मल्टीपल एलिलिज्म भी कह सकते हैं। Now यहाँ पे कैपिटल H एंड स्मॉल h, कैपिटल H इज नॉर्मल एंड स्मॉल h इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोफीलिया। तो यहाँ पे इसका दिया हुआ XH है, XH है तो नॉर्मल हो गया, XH है, XH है
स्मॉल में अगर एच है तो हीमोफिलिक हो गया, एक्स एच कैपिटल वाई हो गया तो नॉर्मल मेल, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दिया हुआ। नाउ क्वीन विक्टोरिया वॉज अ कैरियर ऑफ अ हीमोफीलिया, सो हर फैमिली पेडिग्री सोर्स मैनी हीमोफिलिक डिसेंडेंट, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो हीमोफीलिया की कैरियर थी, इसीलिए उनकी जो फैमिली है वहाँ पे पेडिग्री जो है वो मैनी हीमोफिलिक डिसेंडेंट को शो करती है, दिखाती है। फिर हम आते हैं कलर ब्लाइंडनेस में। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसकी एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अब ये इफेक्ट इसका क्या होता है कि रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएशन करना डिफिकल्ट हो जाता है और बेसिकली इट रिजल्ट्स इन द फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट द रेड एंड ग्रीन कलर। नाउ इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन इन सम जीन्स इन द एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है तो तब होता है ये। नाउ बेसिकली ये 8% ऑफ मेल्स में होता है एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल में होता है। दिस इज बिकॉज द जीन्स आर एक्स लिंक्ड, ठीक है। नॉर्मल एलील जो होता है इट इज़ डोमिनेंट, ठीक है, कैपिटल सी, एंड रिसेसिव एलील जो स्मॉल सी कॉजेज द कलर ब्लाइंडनेस। नाउ सन ऑफ द हेटेरोजाइगस वुमेन carrier X capital C X small c has a 50% chance of being color blind. Now a daughter will be color blind only when her mother is at least carrier and her father is color blind. फिर हम आते हैं नेक्स्ट डिसीज़ पे जो कि सिकल सेल एनीमिया, बेसिकली ये ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है। तो इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग एंड बोथ पार्टनर्स आर कैरियर, ठीक है। अगर दोनों पार्टनर कैरियर हैं तो ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकती है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए इट इज़ कंट्रोल बाय द पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। ना होमोजाइगस डोमिनेंट अगर HBA तो ये नॉर्मल है, HBS है तो ये कैरियर होगा, सिकल सेल ट्रेट यहाँ पे होगा, एंड HBS जो है वो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें सिकल सेल एनीमिया होगा। नॉट इसमें होता क्या एग्जैक्टली, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड को सब्स्टिट्यूट किया जाता है वेलाइन एसिड से एट अ 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ अ हीमोग्लोबिन, ठीक है। बीटा ग्लोबिन चेन की जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड को वेलिन से सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उसे हम सिकल सेल एनीमिया कहेंगे, ठीक है। दिस इज ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट अ 6th कोडॉन ऑफ अ बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG बन जाता है, एडेनिन की जगह वो यूरियासिल आ जाता है, सिंपल, ठीक है। नाउ फिनाइल कीटोनुरिया क्या होता है, इट इज़ अ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये भी एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसीज है। ये क्यों होती, इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम कन्वर्ट्स एन अमीनो एसिड इंटू फिनाइल एलोनिन एंड इंटू टायरोसिन। अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है वो इस एंजाइम को लैक करता है, उसके पास ये वाला एंजाइम नहीं होता है, तो एज रिजल्ट ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड में बन जाता है, ठीक है, एंड अदर डेरिवेटिव बन जाते हैं वहाँ पे फिर, ठीक है। ना फिर आता है थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल लिंक डिसीज़ है। इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन, यहाँ पे म्यूटेशन और डिलीशन की वजह से होता है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द चेन इफेक्टेड थैलेसीमिया ऑफ 2 टाइप, एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। अल्फा में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन होता है विच इज़ अफेक्टेड एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स जो कि HB1 है और HBA2 है, ठीक है। किस क्रोमोसोम नंबर पे, 16 पे ऑफ ईच द पेरेंट। नाउ म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ 1 और मोर 4 जीन्स कॉजेज द डिसीज। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन HBB ऑन कौन सी पोजीशन में, क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट। ना यहाँ पे म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन्स कॉजेज द डिसीज। ना थैलेसीमिया बेसिकली एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, मीन्स सिंथेसाइज very less globin molecules and sickle cell anemia is a qualitative synthesize incorrectly functioning globin। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना कि कौन सी क्वांटिटेटिव है और कौन सी क्वालिटेटिव है। ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं, बेसिकली दे आर कॉज ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम, ठीक है। या तो एक्सेस में होगा या तो एब्सेंस में होगा, ठीक है, क्रोमोसोम का। यहाँ पे 2 टाइप होते हैं यहाँ पे, एक होगा एनियोप्लॉइडी और एक होगा पॉलीप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी में क्या होता है, द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन और द क्रोमैटिक ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। बट पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी में क्या, वहाँ पे इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, वहाँ पे पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही ऐड हो जाता है ड्यू टू द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस मींस सेल डिवीजन आफ्टर द टीलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। नॉ दिस इज वेरी रेयर इन ह्यूमन बट ऑफन सीन इन प्लांट्स, ठीक है। ज़्यादातर ये प्लांट्स में देखा जाता है, ह्यूमन में रेयर ही केस में दिखता है ये। ना एग्जाम्पल्स फॉर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अगर हम देखें तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, पहला। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम नंबर 21। यहाँ पे 21 क्रोमोसोम नंबर जो उसकी एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके फीचर क्या है, यहाँ पे शॉर्ट स्टैच्यूर्ड विद अ स्मॉल राउंड हेड मिलेगा आपको, ब्रॉड फ्लैट फेस मिलेगा, यहाँ पे मैनी लूप्स मिलेंगे फिंगर टिप्स पे, फरोड बिग टंग मिलेगी, पार्शली ओपन माउथ मिलेगा, ठीक है, एंड ब्रॉड पाम विद अ कैरेक्टरिस्टिक पाम साइमन क्रीज मिलेगा। कंजेंशियल हार्ट डिसीज़ भी मिल सकती है डाउन सिंड्रोम में। फिर आती क्लीन फिल्टर डिसीज़, ठीक है, यह सिंड्रोम। तो बेसिकली ये होती है क्यों, ड्यू टू द एडिशनल कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन मेल। मेल मतलब इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी, ठीक है।
ना यहाँ पे क्या होता है फीचर, यहाँ पे हाउ अबाउट द मस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउ अबाउट द फेमिनिन डेवलपमेंट, एग्जाम्पल द गाइनोकोमेस्टिया हो गया, ठीक है, या स्टेराइल भी होता है यहाँ पे, या मेंटली रिटार्डेड अगर होगा ह्यूमन तो वहाँ पे क्या होगा, क्लीन फेटर सिंड्रोम होगा। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम होती है मेल के अंदर। फिर आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम होता है बेसिकली दिस इज द एब्सेंस ऑफ दी वन एक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम एब्सेंस है। क्लीन फिल्टर में क्या होता है, देयर इज अ एडिशन, ठीक है, और मेल में होता है यहाँ पे फीमेल में एक्स क्रोमोसोम का एब्सेंस है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेराइल होगा, ओवरीज जो रुडिमेंट्री रहेंगी, लैक ऑफ दी अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे, ड्वार्फ होगा, ठीक है, एंड मेंटली रिटार्डेड होगा। सो विद दिस यहाँ पे फिर ये मॉडल क्वेश्चन, तो विद दिस हमने यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू ऑल लाइक दिस। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, एंड सपोर्ट करने के लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो टिल देन, गुड बाय एंड जय भारत, जय हिंद, बाय।